ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करना है आपको। एक बार ट्राई करो उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों की डिस्टेंस आपको ए दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल है, रेस्ट में है। इसका पाथ ड्रॉ करना है आपको, किस पाथ में ये मूव करेगा। ड्रॉ करो, मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, सॉल्व करो इसे, फिर मैं बताता हूँ आपको। वापस ज्वाइन करनी है मीटिंग। तो देखो, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द ड्रॉ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। देखो, हमें चार्ज पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करना है। अब समझो क्वेश्चन में क्या कहा, क्या कह रहा है वो। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है। ठीक है, हमारा चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पर है, एट स्टार्ट यहाँ पर है। ठीक है, मान के चलते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो में है, जीरो है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के आप मान के चल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के गेट पे है, बिल्कुल यहाँ पर वो रखा हुआ है, वो गेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस तक है, तो ए डिस्टेंस तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट करता है, और ए डिस्टेंस तक ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया है वो यूनिफॉर्म है। कैसे जनरेट हुआ बेटा, एक नॉर्थ पोल हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, और एक साउथ पोल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दोनों हमें यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पाथ बताना है इसका। देखो, इसके कारण मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका पाथ मुझे ड्रॉ करना है। चार्ज पार्टिकल है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा। अब चार्ज पार्टिकल हमारा स्टार्टिंग पे यहाँ पे है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है इस तरह। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है। यहाँ पर वो जब वो पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, दैट इज QE। जब वो इधर एंटर करेगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज QE। ये QE फोर्स इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE, एक्सेलरेशन MA, फोर्स को हम लिख सकते हैं MA इज इक्वल टू QE। तो A हमारा हो जाएगा QE/M, यानी कि इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, इस चार्ज के अंदर एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, जो कि ये होगा। क्लियर? ये एक्सेलरेशन इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन है तो स्पीड बदलेगी। तो जब ये स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं इनिशियल स्पीड जो है वो हमारी जीरो है, मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और फाइनल जो है वो v मान लेता हूँ। एक्सेलरेशन जो है मेरा वो QE/M है, और s जो वो चल रहा है वो हमें a दी हुई है। तो हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन से लगा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, v² - u² इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ से देखो हमारा v कितना आ जाएगा, यहाँ से तो v हमारा आ जाएगा u², यानी कि जीरो का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू ए की जगह ए की वैल्यू रख दूंगा QE/M इंटू ए, एस की जगह हम रख देंगे ए। तो ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब हम यहाँ एंटर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे किसी स्पीड v से। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमसे पाथ पूछा गया था, सबसे पहले बात तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमारा पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। चलो, ये तो हुई बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि हमारे ऊपर एक्सेलरेशन जो होगा वो इतना लगेगा, और हम इतनी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने वाले हैं।
चलो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब जाहिर सी बात है, देखो बी हमारा इस तरफ है और बी जो है हमारा वो इस तरफ है, तो वी और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ पी, इस एफ बी की वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो हम इस एफ बी को क्या निकाल सकते हैं, हम देखो एफ बी हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्यू इंटू वी की जगह वी की वैल्यू रख दो जो हमने निकाली, 2 QE M A इंटू बी, वी की जगह वी की वैल्यू रख सकते हैं, इस वेलोसिटी से हम एंटर किए हैं तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी। चलो रेडियस निकालनी है हमें, जाहिर सी बात है जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा ये भाई साहब सर्कुलर करेंगे, ये भाई साहब क्या करेंगे, सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा वी बी के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर करेगा, और परपेंडिकुलर ना होके अगर कोई दूसरा एंगल है तो फिर ये हेलिकल पाथ भी बना सकता है, पर हेलिकल पाथ यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, रेडियस हमारे पास होती है एम वी अपॉन क्यू बी। तो एम वी की जगह वी की वैल्यू रख दूंगा 2 QE अपॉन एम इंटू क्यू बी, ठीक है, इंटू ए जो कि हमारे पास डिस्टेंस थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा Q ने Q को मार दिया, M ने M को मार दिया, तो हमारा रेडियस जो है वो आ जाएगा E/B इंटू 2A। अब ये 2A तो क्या टोटल डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान देना 2A है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बदल नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस है ये तो। अच्छा रेडियस को अगर मुझे बदलना है तो क्या रेडियस हम कह सकते हैं ई और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी और बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मतलब ये था, हमसे सिर्फ पाथ पूछा था, जब ये यहाँ एंटर करेगी अगेन ये इसी वेलोसिटी से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगी, इस बार एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है और ये इस तरफ चल रहा है तो इसकी स्पीड कम होगी, यहाँ पहुंचते पहुंचते ये वापस रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर अगेन यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। तो इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जो हमसे पूछा गया था पाथ, हमारा जो हमसे पूछा गया था वो तो ये था, बट मेरा काम पाथ समझाना नहीं था, मेरा काम जो था, मेरा काम आपको ये फील करवाना था कि जब भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है QE, जिसके कारण एक्सेलरेशन लगेगा। इतना ध्यान रहे ये फोर्स तभी लगेगा जब हम रेस्ट में हैं, तभी ये फोर्स लगेगा, अदरवाइज ये फोर्स नहीं लगेगा। तो स्टार्टिंग में हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था इसीलिए ये फोर्स उसके ऊपर एक्ट किया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इसके अलावा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो अपन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से निकाला। अब चलो आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें हमारे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा जो कि QVB है, चूंकि V और B परपेंडिकुलर है तो हमारा पाथ सर्कुलर हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा, सर्कुलर। तो इसके कारण हम सर्कुलर पाथ में टर्न करेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी R, जिसकी रेडियस कितनी होगी R। तो R रेडियस है तो रेडियस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं MV अपॉन Q। V मुझे पता है, QBM हमारे लिए कांस्टेंट है, वो एज इट इज हमने पुट किया तो जो जो कटना था वो कट चुका है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो EB अपॉन 2A आई। तो 2A तो मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि बदल नहीं सकता। तो इस रेडियस को अगर मुझे बदलना है तो मैं क्या बदल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को बदल के मैं रेडियस को बदल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था इसका। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ हमसे पाथ ड्रॉ करने की बात की थी, कैलकुलेशन हमने एक एक्स्ट्रा पर्पज से की है क्योंकि अपन एक डिवाइस को पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन। क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन। अब ध्यान दो इसमें एक कमी थी, कमी क्या थी कि जब भी हम यहाँ से स्टार्ट करते थे हमारी स्पीड बढ़ती थी, सर्कुलर करते थे,
स्पीड वापस जीरो हो जाती थी, फिर स्पीड बढ़ती थी, सर्कुलर करते थे, फिर स्पीड, तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता था। हमारी स्पीड जीरो से एक लिमिट तक बढ़ती थी जिसकी वैल्यू ये रही, जीरो से यहाँ तक हमारी स्पीड बढ़ती थी, फिर हम सर्कुलर करते थे जिसकी रेडियस ये रही, यानी कि हम इसी पाथ को बार बार फॉलो करते रहेंगे। ना तो हमारी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो रही है और ना हमारी रेडियस से ज्यादा हो रही है, तो हम एक ही पाथ को बार बार फॉलो कर रहे हैं। साइक्लोट्रॉन कुछ इसी से मिलता जुलता एक डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड, साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन दैट एक्सेलरेट्स चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है हायर एनर्जीज तक। तो इसका काम होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना हायर एनर्जी तक। हायर एनर्जी तक के चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है, इसका काम ही है ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन में। तब होता क्या है, इसमें इसमें हमारे पास दो डीज होते हैं। दो डीज का मतलब दो हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क होती है, अंदर से होलो होती है ये। ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क होती है, इन्हें हम डीज कहते हैं। ये हमारे पास दो डीज होती है, D1 और D2। इनके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, इनमें होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा दोनों तरफ। यहाँ भी आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है जहाँ पर खाली होता है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसा कि हमने इस वाले पहले वाले केस में किया था, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, चूंकि हमने वहां पर क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था, तो जब जा रहे थे तब तो स्पीड बढ़ रही थी, आते टाइम स्पीड कम हो रही थी। हम चाह रहे थे कि स्पीड रेगुलर बढ़े, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तभी तो रेडियस बढ़ेगी। भाई हम चाह रहे हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करने का मतलब है उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। अब सोचो, अगर हम यहाँ पर ये सप्लाई दी जाती है, ये एसी सप्लाई होती है। कौन सी सप्लाई होती है, ये एसी। अगर हम इसकी जगह डीसी देते, जैसा कि हमने पहले किया था, तो जाते टाइम तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जब लौट कर आएगा तो स्पीड वापस जीरो हो जाएगी। तो हमारा पार्टिकल एक डी में ही मोशन करता रहेगा और स्पीड उसकी बढ़ेगी नहीं, एक्सेलरेट वो होगा ही नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में यही तो प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें देखो ना, इसमें यही तो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, एक एसी सप्लाई हमने यहाँ पर जोड़ दी, एसी सोर्स हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है साइक्लोट्रॉन, सेम वैसा ही केस है। उसमें होता क्या है, सेम वही काम है। जब यहाँ से हमारा चार्ज पार्टिकल स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होगा, डी में एंटर करेगा, वी वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में चक्कर करेगा, ये सर्कुलर पाथ में। जब यहाँ लौटता है वी से, तो जब ये वापस लौट कर आएगा तब तक हमारी डायरेक्शन भी बदल चुकी होती है। जब तक ये लौट कर आता है तब तक हमारी डायरेक्शन भी बदल चुकी होती है। डायरेक्शन बदलने के कारण हमारी स्पीड अगेन बढ़ने लगती है। तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, जब जब हम डी में से लौट कर आते हैं तब तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल चुकी होती है। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि हमारी डायरेक्शन, हमारी जो स्पीड है वो रेगुलरली बढ़ती रहती है। इससे होता क्या है, हमारी स्पीड जो है वो रेगुलर बढ़ती रहती है। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि हमारी स्पीड, नीचे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये ऊपर से जो आपको डायरेक्शन दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की है, और जो बीच में जो गैप आपको दिख रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलो, ये तो हुई अपनी बात। अब बात करते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे। हालांकि इसकी फ्रिक्वेंसी अपन पहले निकाल चुके हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो अपन पहले निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे भाई, हमें पता है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अभी अभी जो अपन निकाल कर आए हैं वही फ्रिक्वेंसी यहाँ पर होती है। अब जाहिर सी बात है, जब जब ये सर्कुलर करेगा तब तब mv स्क्वायर इज इक्वल टू r शुड बी इक्वल टू qvb होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से रेडियस हमारी हो जाएगी mv अपॉन qb। जब जब ये सर्कुलर करेगा तब तब ये रेडियस होगी, क्योंकि प्रोसेस तो वही है, सब कुछ वही है। फर्क इतना सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसी सप्लाई लगाने से क्या होता है, डायरेक्शन बदलने लगती है, तो हमारी स्पीड रेगुलरली बढ़ती है। स्पीड बढ़ने से
जब ये यहाँ एंटर करता है स्पीड इसकी बदल जाती है, तो रेडियस भी बदल जाती है। जब ये यहाँ एंटर करेगा तो रेडियस अगेन बदल जाएगी। इस तरह से ये मूव करता जाएगा, तो इसकी रेडियस रेगुलरली बढ़ती जाती है। जब एक पर्टिकुलर स्पीड हमें मिल जाती है तो हम यहाँ से इसको बाहर थ्रो कर देते हैं, तो हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है। तो एक्सेलरेट करने का एक तरीका है सिंपल सा। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई m/qb। वही सब कुछ फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला वही है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूं f, दैट इज qb/2 पाई m। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया रिलेशन, है ना। ये अपना जो आएगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड जो होगा मेरा वो qb/2 पाई m आएगा। ठीक है, नहीं सही लिखा मैंने, फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति सही लिखी, यही रहेगी। ठीक है, गलत नहीं है, सही है। मैं उसको कर देता हूँ। ठीक है, जो अपन ने पहले निकाला था वही है, कुछ नया नहीं करते, वही सब कुछ है। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी यही हो जाएगी जो मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली थी। यहाँ पे कितनी आई थी अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो छोड़ो, अपन लिख चुके हैं सब कुछ बात। तो ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सब कुछ वही है जो हमने प्रोसेस पढ़ा था न्यूमेरिकल। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालू पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होगा, या हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, या हम कह सकते हैं जो हमारा V मैक्सिमम जो यहाँ पर होगा वो हमारा हो जाएगा QBr/m। कहाँ से निकाला ये हमने उसी फॉर्मूले से निकाला है जो अपन ने अभी पढ़ा था। उसी फॉर्मूले से आया है ये, जो अपना रिलेशन जो अपन ने पढ़ा था R का, उसी से हमने V निकाला है। यहाँ पे ये रिलेशन निकाला है मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 12m v², दैट इज 12m q²b²r²/m²। एक m को मार दिया, तो जो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 12q²b²r²/m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब देखो, रेडियस बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि r²। अब रेडियस बढ़ाएगी अगर, अब देखो जैसे जैसे यहाँ पर रेडियस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ही हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, और जिस भी बॉडी से वो हिट करेगा वो हाईली मोमेंटम के साथ उसके साथ हिट करेगा, तो मोमेंटम भी बढ़ाते हैं इससे। तो ये साइक्लोट्रॉन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इससे क्या होता है, हम पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या क्या है? हल्के पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो इससे एक्सेलरेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो थोड़ी सी देर में ही हायर एक्सेलरेशन जनरेट कर लेते हैं, उनका मास बहुत कम होता है। तो थोड़ी सी देर में वो इतनी ज्यादा वेलोसिटी जनरेट कर लेते हैं कि हमारा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, न्यूट्रल पार्टिकल इससे एक्सेलरेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि न्यूट्रल के पास चार्ज ही नहीं होता। अब चार्ज को ही जीरो कर दोगे तो सब कुछ जीरो हो गया। तो न्यूट्रल बॉडी पर भी, न्यूट्रल पार्टिकल भी इससे, यानी कि फोटोन इससे एक्सेलरेट नहीं किए जा सकते। इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं किए जा सकते। हाँ, प्रोटॉन इससे एक्सेलरेट किए जा सकते हैं। अब ध्यान रखना, और ज्यादा भारी पार्टिकल भी इससे एक्सेलरेट नहीं किए जा सकते। पॉजिटिवली चार्ज हो पर ज्यादा हैवी हो, वो भी इससे एक्सेलरेट नहीं होंगे। अल्फा पार्टिकल इससे एक्सेलरेट हो जाते हैं, प्रोटॉन इससे एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो उनको एक्सेलरेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन को। तो साइक्लोट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी बहुत बार यूज हुआ है, पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम है। यही सेम चीज अगर हमसे चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा जाए तो भी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, ठीक है। इसके बाद अगला टर्म अपना आता है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम पार्टिकल वेलोसिटी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें भी क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो जब यहाँ से एक्सीलरेटेड पार्टिकल जब यहाँ आते हैं
जब इसके अंदर एंटर करेंगे, जाहिर सी बात है उस पार्टिकल के ऊपर, एक पार्टिकल के ऊपर देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। नेट कितना हो जाएगा, अब देखो जिस पार्टिकल के लिए दोनों बराबर होंगे वो सीधे से निकल जाएगा, और जिसके लिए बराबर नहीं होंगे वो इससे टकरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा QE ज्यादा होगा तो पार्टिकल नीचे की तरफ डेविएट हो जाएगा, अगर हमारा QVB ज्यादा होगा तो पार्टिकल ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएगा, और जिसके लिए दोनों बराबर होंगे तो पार्टिकल, तो इसमें क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल ही मिलता है। इसकी वेलोसिटी कैसे दी जाएगी, QE इज इक्वल टू QVB। तो यहाँ से हमें वो वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि हमारे पास आता है E और B। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका काम नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर, मतलब इससे हम पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए, मुझे 10 मीटर पर सेकंड का ही पार्टिकल चाहिए, तो मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड पे सेट कर सकता हूँ, ई और बी को चेंज करके। ई और बी को चेंज करके मैं बदल सकता हूँ जैसे मेरी रिक्वायरमेंट हो। तो वेलोसिटी सेलेक्टर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी, जो अलग अलग पार्टिकल के वेलोसिटी है, वेलोसिटी वाले पार्टिकल हैं, उनमें से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि जैसी मुझे रिक्वायरमेंट होती है वैसे पार्टिकल को मैं ले सकता हूँ इसमें। ये मेरा फायदा होता है इसका। और जो वेलोसिटी हमने डिसाइड की है वही वेलोसिटी का पार्टिकल बाहर आएगा, बाकी सारे अंदर रह जाते हैं। तो ये होता है वेलोसिटी सेलेक्टर का बेनिफिट। इसमें भी लिमिटेशन है, अनचार्ज पार्टिकल जो होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल को ये फिल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। और जो मास और जो चार्ज है पार्टिकल के, वो डिपेंड नहीं करता, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमारा पार्टिकल कितना है, उस पर चार्ज कितना है वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए। मतलब कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है, मतलब चार्ज पार्टिकल, मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका मास कितना है इससे भी फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी का, क्योंकि हमारी वेलोसिटी ई और बी पर डिपेंड करती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता हमें कौन सा मास है कौन सा चार्ज है। फिल्टर करने से पहले कोई सा भी चार्ज हो कोई सा भी मास हो फिल्टर हो जाता है, बट न्यूट्रल में नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल में दोनों ही फोर्सेस नहीं लगेंगे, तो फिल्टर कहाँ से होगा, है ना। तो न्यूट्रल पार्टिकल भी इससे फिल्टर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब अपना अगला फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, वो अपने को निकालना है। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है हमारी जो करंट होती है वो होती है I इज इक्वल टू NAEVD। ये हमने कहाँ पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, थर्ड चैप्टर में अपन ने ये पढ़ी थी। अगर मैं बात करूं किसी भी इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है Q, तो वो हो जाएगा N AL। AL इसका वॉल्यूम है, A इसका क्रॉस सेक्शन है, L इसकी लेंथ है इनटू E। तो ये इसमें टोटल चार्ज है जो इसके अंदर होगा। तो जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो हमें पता है यहाँ पर फोर्स जो होता है हमारा वो होता है QVB। तो V की जगह V की वैल्यू रख दूंगा और Q की जगह Q की वैल्यू रख दूंगा, या यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पर वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, तो Q की जगह Q की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर Q की वैल्यू आ जाएगी NALE। VD की जगह VD की वैल्यू रख दूंगा I अपॉन NAE इंटू B। तो NA ने NA को मार दिया, E ने E को मार दिया, तो F हमारा आ जाएगा I इज इक्वल टू, मतलब L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि जो हमारा फोर्स आएगा वो आ जाएगा बिल साइन थीटा। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोई जरूरत अगर नहीं, अगर स्केलर होती तो डॉट प्रोडक्ट करते। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला में हमें ध्यान रखना है, डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, अगेन एल की डायरेक्शन। अब ध्यान रखना है ये जो लेंथ है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन जो दी जाएगी वो दी जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन दी जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन में हैंड को स्ट्रेच करो, कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन हमें दे देगा। जैसा कि यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में अगर मैं देखूं तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ,
तो करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, तो फोर्स लगेगा इस तरफ। तो भाई साहब इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्शन देते हैं। तो फोर्स कितना लगता है, बिल, BIL साइन थीटा, ये हमारा फोर्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखो हमारे पास दो कंडक्टर है जिसमें करंट जो मतलब पैरेलल रखे हुए हैं, इनमें कितना फोर्स लगता है, इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो जाहिर सी बात है, इसके कारण वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो इसको मैं कह देता हूँ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ उसे कहेंगे B1, और इसके कारण होगा बाहर की तरफ, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसके कारण होगा बाहर की तरफ, ये मेरा हो जाएगा B2। अच्छा, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर की वैल्यू निकालो, सेम ऐसे यहाँ पर देखो, इसके कारण अंदर की तरफ B2 वेक्टर। अच्छा, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं B2 वेक्टर की यहाँ पर। तो B2 वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन D² सॉरी 2 पाई D²। अगर इनफाइनाइटिवली लॉन्ग है तो, और अगर फाइनाइटिवली लॉन्ग हो तो 4 पाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वही फॉर्मूला जो अपन पढ़कर आए हैं वही सारा फॉर्मूला है। तो B2, ये हमारे पास B2 की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्शन मैंने यहाँ ड्रॉ करी थी। चलो अब इसके बाद बात करते हैं हमारे पास B1 की। इसके कारण जो B1 होगा हमारा वो हो जाएगा कैसा, इसके कारण भी अंदर की तरफ होगा, ये B1 भी मेरा इसके कारण अंदर की तरफ होगा। तो B1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, देखो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। इनफाइनाइटिवली लॉन्ग के लिए ये हो जाएगा, अदरवाइज अलग अलग। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वन के कारण टू पर फोर्स लगेगा। अब निकालो वन के कारण। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कैसे लिखा जाएगा, F1 ड्यू टू 2। तो इसको लिखा जाएगा, देखो, I इंटू L वेक्टर इंटू, अब देखो इसमें करंट कौन सी आएगी, I1 आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आएगा, B2 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले कंडक्टर पर अगर फोर्स लग रहा है तो किसके कारण लगेगा, दूसरे कंडक्टर के कारण। अरे भाई ये खुद ही खुद के ऊपर थोड़ी फोर्स लगाएगा, भाई ये खुद ही खुद के ऊपर थोड़ी फोर्स लगाएगा, फोर्स तो दूसरा कंडक्टर लगाएगा ना। तो B2 के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो F12 वेक्टर मेरे पास लिखा जाएगा, B2 की जगह B2 की वैल्यू रख दो, तो ये मेरा आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L, अगर टोटल लेंथ L है तो। अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अपने को। चलो डायरेक्शन निकालते हैं। सबसे पहले इसके कारण बात करता हूँ 1 पर। तो करंट की डायरेक्शन में I1 की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड B2 का यानी कि बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कलर चेंज कर देता हूं मैं, क्योंकि ये ब्लू वाले के कारण लग रहा है, इसलिए फोर्स लगेगा इस तरह। ये हमारा F12 वेक्टर हो जाएगा। चलो रेड वाले के कारण कितना लगेगा, रेड वाले के कारण भी निकालते हैं, I2 डायरेक्शन अंदर की तरफ, और रेड वाले के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। तो अगर मैं 2 के कारण 1 पे निकालूं तो वो लिखा जाएगा मेरा B1 I2 L। ठीक है, तो B1 की वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये लिखोगे म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D इंटू L। पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो यही फोर्स आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है टू पैरेलल कंडक्टर्स के लिए। अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन हो तो अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन हो
तो रिपल्शन होगा। चाहो तो डायरेक्शन निकाल के देख लो। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। चाहो तो डायरेक्शन निकाल के देख सकते हो, यही डायरेक्शन आएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, करंट सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्शन होता है, और सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन होता है। फोर्स कितना लगता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πd, दिस इज द फोर्स। ये हमारे पास फोर्स होता है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बेटा? नहीं सर। चलो, तो ये अपने पास आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नाम से पता लग रहा है, गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर एक पार्ट होगा, कॉइल होगा, जो मूव कर सकती है। रियलिटी में कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। ये इसी प्रिंसिपल पर यूज करता है जो अपन ने अभी पढ़े हैं। दैट कैन मेजर स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट। ये स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट को मेजर करता है। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर जो होता है करंट को डिटेक्ट करता है। जैसे ही करंट फ्लो होती है हमारी नीडल डिफ्लेक्ट होगी। गैल्वेनोमीटर में जैसे ही करंट फ्लो होती है हमारी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। करंट जीरो होते ही डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। एक तो हमारे पास मैग्नेट होती है, हॉर्स शू मैग्नेट जिसे हम कहते हैं। तो एक तो हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट होती है, ये जो आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए। बीच में एक कॉइल लगी हुई है, ये मूविंग कॉइल है जो बीच में आपको दिख रही होगी, और ये स्प्रिंग होती है, और ये हमारा स्केल होता है, डायल होता है, और ये हमारे पास पॉइंटर होता है ब्लैक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पार्ट होते हैं। अब इसमें देखो सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है इसका। जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करोगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करोगे उसके ऊपर फोर्स लगेगा, दैट इज बिल। क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा वो, और उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो फोर्स लगेगा BIL साइन थीटा, यानी कि बिल। तो हम मान के चलते हैं कि ये फोर्स उसके ऊपर लगेगा। इस फोर्स के कारण एक टॉर्क जनरेट होगा, यानी कि इस फोर्स के कारण जाहिर सी बात है, अगर हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास कॉइल है, आप ऐसे समझ रहे हो ये कॉइल है, करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है। अब ध्यान दो, तो दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं। अब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। दोनों में कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन, रिपल्शन लगेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। डायरेक्शन अपोजिट है पर फोर्स परपेंडिकुलर होगी। रीजन, आई की डायरेक्शन में ये कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ से साउथ से मतलब अंदर की तरफ, तो या तो फोर्स, मतलब इसके ऊपर जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, तो या तो फोर्स ऐसे लगेगा और इधर की तरफ पे फोर्स जो है वो नीचे लगेगा। समझ रहे हो, इस तरह से फोर्स लगेगा। इस वजह से ये यहाँ पर बंधी हुई है, इस वजह से ये यहाँ से रोटेट करना शुरू कर देगी। तो ये जो फोर्स हमारा लग रहा है ना, इसके कारण हमारी कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगी। रोटेट करना शुरू कर देगी, तो जब ये रोटेट होगी तो क्या होगी, ये जो स्प्रिंग है ये टाइट होगी, स्प्रिंग में फोर्स लगेगा। तो जब स्प्रिंग में फोर्स लगेगा तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है हमारा, दैट इज सी थीटा। सी यहाँ पर हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, या इसको हम के थीटा भी कह सकते हैं, के थीटा कह दो। के थीटा हमारा स्प्रिंग टॉर्क हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि स्प्रिंग हमारी टाइट होगी तो उसके अंदर भी एक टॉर्क जनरेट होगा। अब जैसे ये रोटेट करेगी वैसे ही हमारी नीडल भी रोटेट करेगी। तो नीडल हमारी पॉइंटर जो है वो पॉइंट करता है।
ये तो हुई चलने का कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है। एट इक्विलिब्रियम के थीटा इज इक्वल टू बी आई एल, बिल हो जाएगा, जो फोर्स है हमारा वो बराबर हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इसको भी हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारा आई है वो आ जाएगा मेरे पास के बाई एन बी आई इंटू थीटा। अब यहाँ से क्या रिलेशन निकला, यहाँ से रिलेशन निकला कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के, तो जितना ज्यादा हमारा थीटा उतनी ही अच्छी करंट, और ये उसी को इंडिकेट करता है। तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि भैया जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, फोर्स लगेगा बिल। अगर जो दो वायर है वो पैरेलली रखे हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो फोर्स जो है वो अपोजिट लगता है, यानी कि रिपल्सिव जो है फोर्स लगता है, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड आई। उससे क्या होगी, हमारी कॉइल घूम जाएगी, घूम जाएगी तो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा तो स्प्रिंग भी टाइट होगी, स्प्रिंग टाइट होगी तो स्प्रिंग भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगी, दैट इज के थीटा। इक्विलिब्रियम में दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करते हैं हमें यहाँ पर करंट मिल जाएगी, तो इससे हम करंट निकाल सकते हैं। अब भाई साहब ये देखो, हमारा के है कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये एल है, सॉरी एल यानी कि हमारी लेंथ है, वो भी कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक हमारे पास में होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं डी आई बाई डी थीटा, ये हमारे पास सेंसिटिविटी होती है। कैसे निकालेंगे, देखो डी आई बाई डी थीटा निकालेंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, तो ये हमारे पास आएगी के अपॉन एन पी एल थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो जो हमारी सेंसिटिविटी है वो आ जाएगी, अब ध्यान रखो सेंसिटिविटी को बढ़ाने के तरीके। सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके और एरिया ऑफ कॉइल डिक्रीज करके, मैग्नेटिक इंडक्शन को इंक्रीज करके, और कपल पर यूनिट ट्विस्ट जो है यानी कि जो हमारा सस्पेंशन फाइबर है उसे डिक्रीज करके, ये तरीके होते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इसकी, अपन ने वैल्यू सही लिखी है ना, आई की वैल्यू ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये हमारी सेंसिटिविटी होती है इसकी, गैल्वेनोमीटर की, बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। एडवांटेजेस, सेंसिटिविटी जो होती है एन बी और ए के इंक्रीज होने से और के की वैल्यू डिक्रीज होने से डिक्रीज होती है, ठीक है। एडी करंट प्रोड्यूस होती है, इसमें भी एडी करंट लॉस है, एडी करंट जो होती है वो उसके कारण कॉइल जो है वो हैंड टू हैंड उसमें आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब वापस जीरो पर आ जाती है, इसमें ज्यादा टाइम गैप नहीं होता, वो चीज है। और डिसएडवांटेज में ये है, सेंसिटिविटी को हम चेंज नहीं कर सकते, ओवरलोडिंग से गैल्वेनोमीटर कभी कभी डैमेज भी होता है, सेंसिटिविटी इसमें कांस्टेंट होती है, बदली नहीं जा सकती, मतलब अगर हम सेंसिटिविटी को बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, एक बार गैल्वेनोमीटर बन गया तो बन गया। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है एमीटर में, तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में, जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो होगा, ऐसा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है आई, तो यहाँ पर दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगी, आई जी और आई माइनस आई जी, पैरेलल है तो वोल्टेज बराबर होगी, इस पर भी वोल्टेज वी होगी, इस पर भी वोल्टेज वी होगी, तो इस पर जो वोल्टेज है वी वो लिखी जाएगी आई जी और जी, और इस पर जो वोल्टेज है वो लिखी जाएगी आई माइनस आई जी इंटू एस, दोनों को बराबर कर देंगे। ये देखो, तो हमारे पास जो टोटल करंट हो जाएगी यहाँ पर आई हो जाएगी वो आई जी प्लस आई एस हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो आई माइनस आई जी एस इज इक्वल टू आई जी एस, दोनों को बराबर कर दिया, यहाँ से हमने आई जी की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हमने एस की वैल्यू निकाल ली, मतलब यहाँ से मैं बता सकता हूँ मुझे कितना शंट रेजिस्टेंस चाहिए एमीटर बनाने के लिए, और जो एमीटर बनेगा वो कितनी रीडिंग देगा, वो आई रीडिंग देगा, ध्यान रखना। जैसे मुझसे कहा जाए कि मुझे 5 एम्पियर का एमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर जो दिया गया है उसके लिए आर जी हमें दिया गया है 10 ओम,
और इसके लिए जो IG करंट हमें दी गई है वो दी है 2 एम्पियर। मान के चलो ये वैल्यू हमें दी हुई है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो 2 एम्पियर तक रीडिंग देता है, उससे हमें 5 एम्पियर का एमीटर बनाना है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। बताओ हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम कह देंगे भैया हमें यहाँ पर कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम कह देंगे यहाँ पर G यानी कि 10 इंटू IG 2 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये मेरा हो जाएगा 20/3। तो मुझे 20/3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, जिसे मैं किस में कनेक्ट कर दूंगा, सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, तो मुझे एमीटर मिल जाएगा। तो एमीटर बनाने के लिए हमें सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है। कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है। उसके बाद तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि हम नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी से नॉर्मल ओम्स लॉ को लगाकर निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखो वोल्ट मीटर में अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो वोल्ट मीटर में किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस, ध्यान रखना इसमें हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, करंट हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो आएगी वो VR आ जाएगी, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो VG आ जाएगी। तो भाई साहब यहाँ से VR की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी IGR, और VG की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी IGRG। इसका रेजिस्टेंस मैं RG मान लेता हूँ। दोनों की वोल्टेज V मिलाकर क्या हो जाएगी मेरी, VR प्लस VG। होगी कि नहीं होगी, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो V मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखो VR कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा R प्लस जी, या RG ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों बात एक ही है, R प्लस जी। तो यहाँ से देखो मेरे को IG मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, IG मेरा हो जाएगा V अपॉन R प्लस जी। ये तो हमारे पास करंट हो जाएगी जो गैल्वेनोमीटर देगा, इसे फुल डिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं। और अगर मैं यहाँ से G की वैल्यू निकाल मतलब R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो V माइनस जी इज इक्वल टू IGR। तो यहाँ से R की वैल्यू जो मिलेगी मेरे पास वो मिलेगी V माइनस जी अपॉन IG। सॉरी यहाँ पर भी एक IG आएगा, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास V अपॉन IG माइनस जी। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई V अपॉन IG माइनस जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस दोनों को कन्वर्ट कर लिया हमने, हमने वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको एमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है, फिनिश होता है। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ।